नमस्कार दोस्तों। आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या फिर कुछ भी प्रिपरेशन करते हैं, तो जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक वो चीजें हमको इजीली समझ में नहीं आती। इसी तरह दोस्तों, जब तक हम हुमायूं के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ नहीं लेते तब तक हम कोई भी क्वेश्चन होगा ना, उसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब आप एक बार पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो आप जब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करोगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे सारे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपने कॉन्सेप्ट को। तो देखते हैं दोस्तों हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का दोस्तों जन्म जो हुआ था 1508 ईस्वी में हुआ था, वो भी अफगानिस्तान में, जब काबुल में बाबर अपना इंडिया की तरफ, भारत की तरफ प्लान कर रहा था आक्रमण करने का, उस समय उसका जन्म हुआ था। तो चलिए देखते हैं आगे इसकी क्या कहानी थी दोस्तों। बाबर के बाद हुमायूं को विरासत में एक ऐसा राजतंत्र मिला। बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। उसके बाद से हुमायूं को विरासत में एक ऐसा राजतंत्र मिला जिसे केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में ही एकजुट बनाए रखा जा सकता था। असल में दोस्तों, जब बाबर ने हुमायूं को अपना जब मृत्यु हो गई, तो जब हुमायूं जब अपनी गद्दी पर बैठा तो उस समय बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी। मुगल की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी और बाबर के अनुसार स्थितियां बहुत अभी संगठित नहीं हो पाई थी। तो बाबर की विजयों को मजबूत आधार नहीं मिल पाया था। बाबर की जो विजय थी दोस्तों, उसको मजबूत आधार नहीं मिल पाया था। सेना की शक्ति क्षीण हो गई थी। प्रशासन में अव्यवस्था फैली हुई थी। शाही खजाना खाली हो चुका था दोस्तों। शाही खजाना जो था उस समय खाली हो चुका था। सीमांत से आगे की शक्तिशाली राजनीतिक शक्तियां, मतलब जो उस समय बाबर का क्षेत्र हुआ करता था, उसके आगे जो मालवा, गुजरात और बंगाल मुगलों के विरुद्ध सेनाबद्ध हो गई थी। ये लोग मुगलों के विरुद्ध खड़े हो गए थे दोस्तों, और ये विद्रोह हमेशा किया करते थे। ये लोग नहीं मानते थे कि ये लोग भारतीय हैं और यहाँ के चाहते ही नहीं थे कि यहाँ के शासक बने। हुमायूं ने अपने राज्य को अपने 3 भाइयों कामरान, हिंदाल और अस्करी में बांट दिया। अब भाई तीनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इसने अपना क्या किया, साम्राज्य जो था इसको तीनों भाइयों में बांट दिया। अतः हुमायूं को विरासत में छोटे छोटे राज्यों का असंगठित समूह मात्र ही मिला। अब हुमायूं को छोटा सा समूह मिला दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बाबर बहुत कम समय तक शासन कर सका। बाबर जो था दोस्तों बहुत कम समय तक शासन किया था, इसलिए वह शासन को संगठित एवं सुव्यवस्थित नहीं कर सका। भारत की जनता मुगलों को अभी भी विदेशी आक्रमणकारी के रूप में देखती थी। भारत की जनता जो थी दोस्तों अभी भी विदेशी आक्रमणकारी, मतलब बाहरी आक्रमणकारी के रूप में देखती थी। वो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। देश में सैन्य जागीरें चल रही थी। सेना में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी। सेना में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी दोस्तों, क्योंकि इस सेना ने चगताई, उज़्बेक, ईरानी, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली एवं मुगल जाति के सैनिक थे। ये लोग चगताई, उज़्बेक, ईरानी, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली एवं मुगल जाति के सैनिक थे। यहां पर ये दोस्तों मिस प्रिंट हुआ है, ये मिसप्रिंट हुआ है, ये नहीं होगा। चगताई, उज़्बेक, ईरानी एवं मुगल जाति के सैनिक थे। अतः उनमें अनेक प्रकार के मतभेद थे जिससे सैन्य एकता क्षीण होती थी। अतः उनमें अनेक प्रकार के मतभेद थे जिससे कि सैन्य एकता क्षीण होती थी। अब आगे देखते हैं। हुमायूं की अन्य प्रमुख समस्याएं थी मिर्जा वर्ग। मिर्जा वर्ग जो थी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याएं थी दोस्तों। ये नोट्स मैं खुद बना के लाया हूं और ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो कि वो तैमूर वंश के थे। तैमूर वंश के जो लोग थे वो हुमायूं के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बनते थे। बाबर के साथ इनका रक्त का संबंध था। तैमूर का संबंध जो था दोस्तों बाबर के साथ रक्त का था। इनमें से मोहम्मद जमान मिर्जा प्रमुख था, जिसका विवाह हुमायूं की सौतेली बहन से हुआ था दोस्तों।
उसकी दिल्ली सिंहासन को पाने की उत्कष्ट इच्छा थी। जो ये मोहम्मद जमान मिर्जा था दोस्तों, इसको दिल्ली को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैं दिल्ली को जीत जाऊं। मोहम्मद सुल्तान मिर्जा जो खुरासान के सुल्तान का नाती था, एवं मेहदी ख्वाजा मिर्जा जो बाबर का बहनोई था। दोस्तों, बाबर का बहनोई मेहदी ख्वाजा मिर्जा था, भी दिल्ली सल्तनत को हथियाने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र करते रहते थे। जो ये सारे थे दोस्तों, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और मेहदी ख्वाजा मिर्जा, ये बाबर का बहनोई जो था, ये सब लोग षड्यंत्र करते ही रहते थे कि किसी ना किसी दिल्ली की सल्तनत को हथिया लिया जाए। चगताई तुर्क जाति के उच्च अधिकारी वर्ग भी हुमायूं के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न करते थे। उस समय की ये सब दोस्तों बहुत सारे विद्रोह हुआ करते थे, तो हुमायूं के लिए बहुत कठिन हो चुका था। अब आगे क्या होता है दोस्तों, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई जो महमूद लोदी था दोस्तों, जिसको बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, उसका भाई महमूद लोदी बिहार का शेर खां सूरी, बंगाल का नुसरत खां, मालवा और गुजरात का बहादुर शाह भी हुमायूं के प्रबल विरोधी थे। ये लोग सबसे ज्यादा प्रबल विरोधी थे दोस्तों, शेर खां सूरी, नुसरत खां और बहादुर शाह, ये लोग सबसे ज्यादा इसके विरोधी थे। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं को विरासत में एक असंगठित साम्राज्य मिला था। ऐसे में एक शासक चाहिए था जो कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ सैन्य शक्तियां भी रखता हो। लेकिन हुमायूं में अनेक दोष थे दोस्तों, वह राजनीतिक रूप से दक्ष नहीं था। आगे देखते हैं। अफीम और शराब का बेहद सेवन करता था, इसलिए सदैव नशे में रहता था। सुस्ती और निकम्मापन उसके चरित्र में आ गया था, अतः किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने में वह पूर्णतः असमर्थ था। वह उदार तथा नम्र स्वभाव का था, अतः शासक के रूप में वह भय या सम्मान की भावना जागृत नहीं कर सका। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस कहानी में। हुमायूं ने सत्ता ग्रहण करते ही राज्य के बड़े हिस्से को अपने भाइयों में बांट दिया। जैसे ही उसने सत्ता को ग्रहण किया दोस्तों, उसने पूरे राज्य को अपने भाइयों के बीच में बांट देता है। अब आगे कहानी में क्या होता है दोस्तों, अब उसके कालिंजर दोहरिया चुनार के अभियान भी विफल हो गए। अब उसने कुछ अभियान किए, कुछ आक्रमण किए, कालिंगर, दोहरिया, चुनार, यहां पर वो विफल हो गया। बहादुर शाह गुजरात का एक महत्वाकांक्षी राजा था। बहादुर शाह उस समय का गुजरात का एक महत्वाकांक्षी राजा था दोस्तों। 1531 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, उसने मालवा पर आधिपत्य कर लिया, अहमदनगर और बरार को भी अपने अधीन में कर लिया। अब इसने क्या किया था दोस्तों, 1531 में मालवा और आधिपत्य पर अधिकार कर लिया था, अहमद और बाबर को भी अपने अधीन कर लिया था दोस्तों, बरार को भी। अब नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वहां के शासक विक्रमादित्य की मां कर्णावती ने हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की और राखी भेजी। अब बहादुर शाह ने दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण किया, कब किया था, 1534 ईस्वी में। अब कहानी यहां से आगे बढ़ती है, अब कैसे कैसे मोड़ लेती है देखिएगा। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 1534 में आक्रमण किया, वहां के शासक विक्रमादित्य की मां कर्णावती ने हुमायूं से सहायता मांगी, प्रार्थना की कि भाई मुझे सहायता दीजिए, और उसको राखी भेजी। लेकिन हुमायूं सारंगपुर तक हुमायूं आया उनकी सहायता करने के लिए, लेकिन चित्तौड़ नहीं पहुंचा। क्योंकि एक मुस्लिम के विरुद्ध वह हिंदू की मदद क्यों करे। वह एक मुस्लिम के लिए, अब मुस्लिम भाई सामने वाला बहादुर शाह था, अब वो लेकिन हिंदू की मदद क्यों करे। आखिर वो नहीं चाहता था कि मैं भाई अपने धर्म को छोड़ के किसी और के धर्म को करूं। अगर राजपूत और मुगल मिल जाते तो बहादुर शाह पराजित हो जाता। अब यहाँ पर इसने बहुत बड़ी गलती की थी दोस्तों हुमायूं ने, कि इसका मदद नहीं किया यहाँ पर। अब जब ये दोनों बहादुर शाह ने जब हुमायूं ने जब कर्णावती की मदद नहीं की, तो अब भाई कमजोर हो गई और बहादुर शाह वहां पर जीत गया।
तो अब क्या होता है आगे देखते हैं। साथ ही हुमायूं को राजपूतों का सहयोग मिल जाता, लेकिन हुमायूं यह मौका चूक जाता है दोस्तों। यहाँ पर हुमायूं यह मौका चूक जाता है। उसके आगे देखते हैं, हुमायूं का शेर खान के साथ लगातार संघर्ष चल रहा था। हुमायूं का संघर्ष जो था दोस्तों बिहार के शेर खान से लगातार चल रहा था। 1532 ईस्वी में उसने चुनार के किले को घेर लिया। 1532 ईस्वी में दोस्तों हुमायूं ने चुनार का किला, जिसमें शेर खान रहा करता था बिहार में, वहां पर उसने चुनार में था ये शेर खान का किला, तो वहां पर उसने जाके घेराबंदी कर ली। लेकिन शेर खान ने संधि कर हुमायूं का घेरा उठवा दिया। लेकिन उस समय दोस्तों क्या हुआ था कि जब हुमायूं उसके किले को घेराबंदी करके खड़ा हो गया कि अब हुमायूं को मार ही डालेगा, लेकिन क्या होता है दोस्तों, हुमायूं अपने किले में से बाहर ही नहीं निकलता। उसने अंदर ही पूरी अपनी शासन व्यवस्था कड़ी बना रखी थी और वो बाहर आया ही नहीं। जब बाहर नहीं आया दोस्तों तो अंदर से शेर खान ने अब देखा कि भाई ये ज्यादा मुझसे मजबूत पड़ रहा है, ताकतवर पड़ रहा है, तो उसने अंदर से संदेश भेजा कि भाई मैं मुझसे संधि कर लो। और संधि करने के बाद हुमायूं ने वो घेरा हटवा दिया। ये घेरा काफी महीनों तक हुमायूं ने रखा था और हुमायूं ने भाई ये घेरा हटवा लिया। इसकी ये भी बहुत बड़ी मूर्खता आगे साबित होने वाली है कहानी में। देखिए, यदि वह दूरदर्शी होता तो शेर खां को हराकर आता, उसकी शांति को समाप्त करता, उसको हरा देता, शांति को समाप्त कर देता। लेकिन भाई शेर खां समझदार निकला। उसने जब संधि का प्रस्ताव रखा कि भाई अब मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मुझे आप अपने अधीन कर लीजिए, मैं आपके यहाँ जाके आपके साथ रहूंगा। तो क्या होता है आगे देखते हैं। परिणाम स्वरूप 10 मई 1539 में हुमायूं की टक्कर फिर से शेर खान के साथ चौसा में हुई। अब देखिए क्या होता है, शेर खान ने अपने आप को अंदर से मजबूत किया और 10 मई 1539 में लड़ाई के लिए तैयार हुआ और चौसा में फिर से लड़ाई करने के लिए गया, जिसमें वह हार गया। था दोस्तों 10 मई 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर इसने देखिए, इसकी बड़ी भूल यही थी दोस्तों हुमायूं की कि उसको शेर खान को इसने छोड़ दिया था। और यहाँ पर अब देखिए बिलग्राम का जब हुआ था 10 मई, सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10 मई 1540 में जब बिलग्राम के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर लिया और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। हुमायूं भागकर लाहौर चला गया। हुमायूं वहां से भाग जाता है दोस्तों और लाहौर चला जाता है। शीघ्र ही पंजाब पर शेर शाह का अधिपत्य हो गया। जल्दी ही शेर शाह ने, जो शेर खान था दोस्तों, उसने पंजाब पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। तो इसकी कहानी में क्या होता है दोस्तों, अब हुमायूं रोहरी पहुंचा। वहां उसने मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा से विवाह किया। जब ये रोहरी पहुंचता है दोस्तों हुमायूं, तो वहां पे उसने मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा से विवाह कर लिया। हुमायूं को 22 अगस्त 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीर साल ने बड़े सत्कार से अपने महल में शरण दिया। 22 अगस्त 1542 में अमरकोट में राणा वीर साल ने बड़े सत्कार से स्वागत किया। उसे आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की, हुमायूं को प्रदान की दोस्तों। अब आगे क्या होता है, 11 अक्टूबर 1542 ईस्वी में, 11 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुमायूं सिंध विजय के लिए रवाना हुआ। हुमायूं सिंध विजय के लिए रवाना होता है दोस्तों। अब आगे कहानी देखते हैं क्या होता है। उसे वहां समाचार मिला कि हमीदा बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया है। अब वहां पर उसको एक समाचार मिलता है दोस्तों कि हमीदा बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया है। हुमायूं ने उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। उसी समय हुमायूं ने उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। हुमायूं की समस्त योजनाएं विफल हो रही थीं। ऐसे में उसे समाचार मिला कि मई 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई है। उस समय शेर शाह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1545 में। उसके आगे क्या होता है दोस्तों, उसके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह और फिरोज शाह अथवा आदिल शाह अयोग्य थे। जो इसके उत्तराधिकारी थे दोस्तों शेर खान के, इस्लाम शाह, फिरोज शाह और आदिल शाह, ये अयोग्य थे। अतः हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। फिर इसने देखा कि भाई ये सब अयोग्य हैं, तो फिर इसने आक्रमण किया और फिर से इसने अधिकार कर लिया।
उसके विश्वास पात्र अधिकारी बैरम खां ने पूर्ण सहायता की। इसमें सहायता किसने की थी दोस्तों? तो ये था बैरम खां। बैरम खां ने उसकी पूर्ण सहायता की। उसे पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। पंजाब का गवर्नर बैरम खां को इसने हुमायूं ने नियुक्त किया था। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके साथ ही उसने वे प्रदेश भी जीत लिए जिन पर अन्य अमीरों का अधिकार था। फिर बाद में हुमायूं ने अपनी रणनीति बनाई और दोस्तों बगल के भी जो भी साम्राज्य थे उनको भी जीता। दिल्ली की गद्दी पर आरूढ़ होने के पश्चात हुमायूं राज्य को व्यवस्थित करने में लग गया। जैसे ही वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, अब वो अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने में लग गया दोस्तों। सबसे पहले उसने अपने विरोधियों को दबाने के लिए सैनिक कार्यवाही आरंभ की। अपने विरोधियों को दबाने के लिए सैनिक कार्यवाही आरंभ की। सैनिकों को मजबूत बनाया, सैनिकों को भेजा करता था। अब नेक्स्ट, लेकिन उसने जनता का विश्वास जीतने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। लेकिन उसने जनता का विश्वास जीता ही नहीं, जैसे बाबर था उस समय। अभी उसका साम्राज्य संगठित और सुस्थापित भी नहीं हुआ था कि 24 जनवरी 1556 ईस्वी को में अपने पुस्तकालय से, जहां पे पुस्तकालय थी उसके दोस्तों, अजान सुनकर तेजी से सीढ़ियां उतरते समय हुमायूं फिसल कर गिर गया। वहां से वो सीढ़ियां उतर रहा था जल्दी जल्दी में और वहां से वो गिर गया। उसके अनेक गंभीर चोटें आई। अंततः 3 दिन बाद, मतलब कि 27 जनवरी को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ये बहुत ही अभागा था दोस्तों, इसकी मृत्यु हो जाती है। कितने सालों तक ये बाहर रहा, शासन नहीं कर पाया, खदेड़ दिया गया। जितने समय तक शासन किया, इसके शासन काल में तमाम प्रकार की दिक्कतें होती रही। अब आगे देखते हैं। शासक के रूप में हुमायूं की देन नग्न है। उसने कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं किया। उसमें दृढ़ संकल्प, संयमशीलता, आवश्यकता अनुसार निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था। ज्योतिष में अंधविश्वास तथा धर्म भीरु स्वभाव उसकी कर्मठता को कुंठित कर देते थे। वे बेहद भावुक था। उसकी उदारता ने राजकोष खाली कर दिया था दोस्तों। हुमायूं का सबसे बड़ा दोष उसका भोग विलास के प्रति तीव्र आकर्षण एवं भांग प्रयोग ने उसके मस्तिष्क को जड़ बना दिया था। उसका आदर्श जन कल्याण न होकर स्व कल्याण था, लेकिन उसने मानवोचित गुण विद्यमान थे। वह एक आज्ञाकारी पुत्र, स्नेही भाई, आदर्श पति और विश्वासी मित्र था। वह अपने परिवार के सभी लोगों से प्रेम और उदारता का व्यवहार करता था। वह वीर, प्रसन्नचित्त, हास्य प्रिय, मनमोहक, शिक्षित, दयालु एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाला था। उसका व्यक्तित्व अच्छाइयों और बुराइयों का सम्मिश्रण था। यद्यपि उसका नाम हुमायूं था, जिसका अर्थ भाग्यशाली होता है। उसका नाम हुमायूं था दोस्तों, जिसका अर्थ भाग्यशाली होता है, किंतु वास्तव में अभागा दिल्ली का वह शासक था, उतना अन्य कोई नहीं था। वो बहुत अभागा था दोस्तों। तो ये हमारी पूरी कहानी दोस्तों हुमायूं को लेके है कि हुमायूं उसने अपने जीवन में संघर्ष किया और फिर बाद में दिल्ली से बाहर जाने के बाद, जब अपनी सल्तनत से बाहर जाने के बाद वो दोबारा अपनी सल्तनत को पा लेता है और उस पे दोबारा पाने के बाद उसकी पुस्तकालय से गिर के मृत्यु हो जाती है। कुछ भी भोग नहीं कर पाता है अपनी सल्तनत का। तो ये कहानी दोस्तों। तो मिलते हैं अगले पार्ट में और अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये इंपॉर्टेंट दोस्तों कॉन्सेप्ट अपना क्लियर आप करते रहिए। धन्यवाद।